कुछ तस्वीरें होती हैं जिन्हें देखने के बाद आप स्क्रॉल नहीं कर पाते। कुछ वीडियोस ऐसे होते हैं जो सिर्फ हिंसा नहीं दिखाते बल्कि हमारे अंदर सवाल पैदा करते हैं। पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश से आ रहे विजुअल्स ने पूरे दक्षिण एशिया को झकझोर दिया है। भीड़, नफरत और खामोश चीखें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये नहीं कि क्या हुआ, सबसे बड़ा सवाल ये है किसके साथ हो रहा है और क्यों। क्या बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित हैं? अगर नहीं, तो क्या ईसाई, बौद्ध और अहमदिया भी खतरे में हैं? और क्या ये सब अचानक हुआ या इसके पीछे सालों पुरानी एक कहानी छुपी है? आज की इस वीडियो में हम भावनाओं से नहीं, तथ्यों, आंकड़ों और इतिहास से बात करेंगे। क्योंकि जब सवाल इंसानियत का हो, तो जवाब भी पूरी सच्चाई के साथ होना चाहिए। आज हम जानेंगे बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की पूरी अनसुनी कहानी। आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले हम एक खास पार्टनर का जिक्र करना चाहते हैं, रामायण क्लब। ये एक अनोखी ट्रेवल और टूरिज्म कंपनी है जो खास तौर पर आध्यात्मिक यात्राओं में मदद करती है। रामायण क्लब उत्तर भारत के धार्मिक स्थलों की यात्रा को एक गहरी आध्यात्मिक समझ के साथ अनुभव कराता है। यहाँ आपको सिर्फ ये नहीं बताया जाता कि कहाँ जाना है, बल्कि ये भी समझाया जाता है कि इन जगहों का आध्यात्मिक महत्व क्या है, उनकी मान्यता क्या है और उनका इतिहास क्या है। यानी आप यहाँ सिर्फ घूमते नहीं, बल्कि असली आध्यात्मिकता को महसूस करते हैं। तो अगर आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा को सच में खास बनाना चाहते हैं, तो रामायण क्लब को जरूर देखें। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और अपनी अगली आध्यात्मिक यात्रा को एक यादगार सफर बनाइए। चलिए अब वापस चलते हैं हमारी कहानी की ओर। तो आखिर क्या हो रहा है बांग्लादेश में? पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश से आ रही कुछ तस्वीरें और वीडियोस ने पूरे दक्षिण एशिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदाय सुरक्षित है, और अगर नहीं, तो इसका असर सिर्फ एक समुदाय तक सीमित क्यों नहीं है। हिंदू, ईसाई, बौद्ध और अहमदिया, ये सभी समुदाय आज बांग्लादेश में खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ये कोई अचानक पैदा हुई स्थिति नहीं है, बल्कि एक लंबे समय से बनती आ रही सामाजिक और राजनीतिक समस्या का नतीजा है। आज की ये कहानी उसी सच्चाई को समझाने की कोशिश है, इतिहास के आईने में। इस पूरे मुद्दे की चिंगारी हाल ही में सामने आई कुछ बेहद हिंसक वीडियो और रिपोर्ट से लगी। खास तौर पर दीपू चंद्र दास की मॉब लिंचिंग से जुड़े दृश्य सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जो सिर्फ देखे नहीं गए, महसूस किए गए। इन घटनाओं के बाद ये सवाल उठने लगा कि क्या ये केवल एक दो घटनाएं हैं या फिर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा एक पैटर्न बन चुकी है। इसी सवाल ने इस पूरे विषय को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बहस का मुद्दा बना दिया। अगर हम आंकड़ों की बात करें, तो बांग्लादेश में हिंदू आबादी आज लगभग 8% से भी कम रह गई है। 1974 में ये संख्या करीब 13.5% थी, यानी दशकों में हिंदू आबादी लगातार घटती चली गई। दूसरी ओर मुस्लिम आबादी उसी दौरान 85% से बढ़कर 91% से अधिक हो चुकी है। ईसाई समुदाय की स्थिति और भी ज्यादा चिंताजनक है। उनकी आबादी 1% से भी कम है, लेकिन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस की रिपोर्ट बताती है कि उनके खिलाफ हमले और जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव लगातार बढ़ रहा है। बौद्ध समुदाय भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा। 2012 रामो हिंसा कांड, जिसमें बौद्ध मठों और घरों को निशाना बनाया गया, आज भी उनकी सामूहिक स्मृति में ताजा है। उसके बाद से बौद्ध समुदाय पर हमलों की एक श्रृंखला देखी गई। अहमदिया समुदाय की स्थिति सबसे जटिल है। वे खुद को मुस्लिम मानते हैं, लेकिन मुख्यधारा के कई मुस्लिम समूह उन्हें इस्लाम के मूल सिद्धांतों के खिलाफ मानते हैं। इसी आइडियोलॉजिकल यानी वैचारिक टकराव के कारण अहमदिया समुदाय लंबे समय से हिंसा और बहिष्कार का सामना करता आ रहा है। ये मामला सिर्फ बांग्लादेश के अंदरूनी हालात का नहीं, जब किसी देश में अल्पसंख्यकों के अधिकार कमजोर पड़ते हैं, तो उसका असर पूरे लोकतांत्रिक ढांचे पर पड़ता है। अगर अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, तो वहाँ की सामाजिक स्थिरता, राजनीतिक भरोसा और आर्थिक विकास सब कुछ प्रभावित होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसे देश की छवि कमजोर होती है और
मानव अधिकारों को लेकर सवाल उठते हैं। दक्षिण एशिया जैसे संवेदनशील क्षेत्र में, जहां पहले से ही कई जियोपॉलिटिकल यानी कि भू राजनीतिक तनाव मौजूद हैं, इस तरह की स्थिति क्षेत्रीय अस्थिरता को और बढ़ा सकती है। आलोचकों का कहना है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर राज्य की प्रतिक्रिया अक्सर कमजोर और देरी से आती है। कई मामलों में जांच शुरू तो होती है, लेकिन दोषियों को सख्त सजा नहीं मिलती। साथ ही राजनीतिक ध्रुवीकरण और कट्टरपंथी सोच भी इन मामलों को बढ़ावा देती है। जब सामाजिक स्तर पर नफरत सामान्य होने लगे, तो कानून व्यवस्था अकेले इसे नहीं रोक सकती। मानव अधिकार संगठन लगातार मांग कर रहे हैं कि बांग्लादेश सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दे, तेज और पारदर्शी जांच करे और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करे। अगर हम हाल के वर्षों के आंकड़े देखें, तो तस्वीर और भी चिंताजनक हो जाती है। 2022 में अल्पसंख्यकों पर हमलों की संख्या लगभग 47 बताई गई। 2023 में ये संख्या बढ़कर 300 से अधिक हो गई और 2024 में रिपोर्ट्स के अनुसार ये आंकड़ा 3000 से भी ऊपर लगभग 3200 तक पहुंच गया। ये बढ़ोतरी ये संकेत देती है कि समस्या केवल बनी हुई नहीं है, बल्कि लगातार गंभीर होती जा रही है। ये बदलाव सिर्फ संख्या का नहीं, बल्कि डर और असुरक्षा के माहौल का भी है। नेल्सन मंडेला का एक प्रसिद्ध कथन है, "To deny people their human rights is to challenge their very humanity." बांग्लादेश की मौजूदा स्थिति पर ये कथन पूरी तरह फिट बैठता है। जब किसी समाज में अल्पसंख्यकों के अधिकार कमजोर पड़ते हैं, तो केवल वही समुदाय नहीं, बल्कि पूरा लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। अगर किसी देश में अल्पसंख्यकों की रक्षा नहीं हो पा रही, तो वहाँ सामाजिक स्वास्थ्य, राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक प्रगति तीनों पर असर पड़ता है। ये सिर्फ एक मानवाधिकार का मुद्दा नहीं, बल्कि पूरे देश के भविष्य का सवाल है। हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार बांग्लादेश सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव और घरेलू आलोचना के बाद कुछ संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए और कुछ मामलों में जांच के आदेश भी दिए। हालांकि ह्यूमन राइट्स ग्रुप्स का कहना है कि जमीनी स्तर पर सुरक्षा की भावना अभी भी कमजोर है और अल्पसंख्यक समुदायों में डर बना हुआ है। स्थिति पर नजर बनी हुई है और आने वाले दिनों में ये साफ होगा कि ये कदम केवल टेम्परेरी रिस्पॉन्स है या किसी वास्तविक बदलाव की शुरुआत। जहां कई न्यूज चैनल शोर और एजेंडे में उलझे हों, तब सूत्रा नेटवर्क फैक्ट्स और सच्चाई के साथ खड़ा होता है। हम सनसनी नहीं, सच दिखाते हैं। अगर आप ईमानदार पत्रकारिता चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़िए, सच के लिए, बदलाव के लिए। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई खबर है जिसे लोगों तक पहुंचाना जरूरी है, तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और हमें भेजें।